गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 11th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। बेटा हिंदी के अंदर आपके काफ़ी कुछ चैप्टर जो है वह हट चुके हैं, तो वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं वह आपके इस बुक में से हट चुके हैं। देखिए बेटा, आपके जो लेसन है, लेसन नंबर 3 सत्यजीत राय अप्पू के 2.5 साल, वो आपके हट चुका है। ये बाल मुकुंद का गुप्त का जो लेसन था विदाई संभाषण, वो आपके हट चुका है। मन्नू भंडारी वाला जो है रजनी, वो आपके हट चुका है। उसके बाद में हैदर रजा का जो लेसन है आत्मा का ताप, वो आपके हट चुका है। ये तो बेटा आपके गद्य लेसन के अंदर जो है वह आपके हट चुके हैं। उसके बाद में जो पद है, पद के अंदर आपके जो लेसन हट चुके हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। राम नरेश त्रिपाठी का पथिक लेसन आपके हट चुका है। इसके अलावा त्रिलोचन का है चंपा काले काले अक्षर नई चिंती, वो भी आपके हट चुका है। अक महादेवी ए भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल, ये भी आपके हट चुका है। अवतार सिंह द्वारा जो लेसन था सबसे खतरनाक, वो भी आपके हट चुका है। तो इस तरह से आपके काफ़ी लेसन जो है वह गद्य और पद में से हट चुके हैं। तो आपके कुछ लेसन ही हैं जो मैंने काफ़ी कुछ तो इसमें से कंप्लीट भी करवा दिए थे, लेकिन कोई ना, दोबारा से अब स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे पास में कोर्स में है। तो आज मैं आपको एक बड़ा ही प्यारा लेसन पढ़ाने वाली हूँ, जो कि लेसन नंबर 4 है। सुमित्रानंद पंत जो हैं वह इस कविता के कविकार है, यानी कि कवि है, और लेसन है वे आँखें। तो लेसन पढ़ाने से पहले अपन उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि सुमित्रानंद पंत कौन थे और उन्होंने किस किस तरह की जो रचनाएं हैं और रचनाओं का गठन किया है। मूल नाम सुमित्रानंद पंत का गोसाई दत्त था। जन्म उनका सन 1900 में हुआ था, कौसानी जिला अल्मोड़ा के अंदर, जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तरांचल में स्थित है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी वीणा ग्रंथि, पलवन, गुंजन, युगवाणी, चितम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण की कला और बुड्ढा, चांद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनके अंदर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण इत्यादि पुरस्कारों से इसको सम्मानित किया गया है। सन 1977 अर्थात 1977 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जो सुमित्रानंद पंत जो कवि थे वह कौन से कवि है, छायाकार कवियों की श्रेणी में इनको माना जाता है कि ये बहुत ही प्रकृति के कवि रहे हैं। इन्होंने जो इनकी कविताएं बेटा आप पढ़ोगे तो इनकी कविताओं के अंदर आपको मिलेगी प्राकृतिक चीज़ों का समावेश मिलेगा। तो प्राकृतिक इनको चित्र कवि भी इनको कहा जाता है। हिंदी कविता में पहली बार प्रकृति को प्रमुख विषय बनाने का काम किसने किया था, पंत जी ने। अर्थात प्रकृति के अंदर प्रकृति से संबंधित जो भी कविताएं वगैरह लिखी वो सर्वप्रथम किसने लिखी थी, सुमित्रानंद पंत ने ही लिखी थी। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अतिरिक्त दस्तों का दस्तावेज मिलती है। इसकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीच में ही क्या छोड़ दी थी, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने लगे थे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट किया रखा है। बाद में चलकर प्रगतिशील तौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी इन्होंने लिखी। यानी कि पहले इनको किससे संबंधित कविताएं लिखते थे, प्रकृति से संबंधित, और धीरे धीरे इन्होंने समाज को जागृत करने के दृष्टिकोण से समाज के अंदर पीड़ित वर्गों की जो व्यथा है उनसे संबंधित उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया। इसके साथ ही अरविंद ने मानववाद से प्रभावित होकर मानव तो सबसे सुंदर जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचकों के क्षेत्र में काम किया। इनके बहुत अधिक इन्होंने कार्य जो किए हैं वह प्रत्येक हर क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए हैं। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत है। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी किस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं जो पंत जी है चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और
पलवन की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। अर्थात ब्रजभाषा और खड़ी बोली के अंदर इनको दोनों जब विवाद हुआ कि खड़ी बोली ज़्यादा बेस्ट है या फिर अपने ब्रजभाषा, तो उन्होंने किसका साथ दिया? खड़ी बोली का इन्होंने साथ दिया कि खड़ी बोली ज़्यादा प्रभावशाली है, लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डालने वाली है। प्रस्तुत जो कविता है वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास के विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आघात करता है। दुखद बात है कि स्वाधीन के भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था में निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तित्व एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अर्थात जो ये कविता है बड़ी प्यारी कविता है। एक किसान जो है वो हमारे देश का जो सर्वे सर्वा हम माना जाए कि अगर मैं मेरे नज़र के अंदर जो किसान की जो अहमियत है वो प्रिंस जो ना प्राइम मिनिस्टर उससे भी बढ़कर है, क्योंकि किसान वो है जो कि हमारे लिए अन्न उगाता है ना। तो किसान जो है, किसान के बारे में हमें बताया गया है कि किसान को किस तरह से हमने बुला दिया है, वह किस पीड़ाओं से होकर गुजर रहा है, उसको किस तरह से मानसिक कष्ट हो रहा है, परिवार का कष्ट भी उसको मिल रहा है और किस तरह से लोग उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो कि हमारा अन्नदाता है। तो पढ़ें, स्टार्ट करें। वे आंखें अंधकार की गुहा से उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें तारुण दैन्य दुख का निरवरोधन। इसमें कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि उसको क्या है, किसान की आंखों से डर लगता है कि अंधकार की गुहा सिरीन उन आंखों से डरता है मन। कौन सी आंखों से कवि का मन डर रहा है? कि जो कि किसान की आंखों से, जो कि किसके समान है? गुफा के समान। जैसे गुफा होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है? अंधकार व्याप्त होता है। जब आप गुफा में प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ क्या होगा? लाइटें थोड़ी जली हुई नहीं नजर आएगी आपको, क्या मिलेगा आपको? अंधकार नजर आएगा। तो उसी प्रकार से जो किसान की जो आंखें हैं, उन आंखों में भी क्या है? अंधकार भरा हुआ है। अंधकार से अभिप्राय यहाँ पे क्या है? उसके मन की व्यथा, उसकी पीड़ा, बहुत सारे उसके जीवन के दुख तकलीफें हैं, वह उस आंखों में स्पष्ट हमें दिखाई देती है। कि भरा दूर तक उसमें दारण दैन्य दुख का निरवरोधन, कि उसके आंखों के अंदर बहुत अधिक दीनता, दुख, तकलीफ, परेशानियां जो है वह गहरे दुख के समान उसकी आंखों से छलकती हुई दिखाई देती है। अब उसको किस तरह से जो एक किसान को अपनी पुरानी स्मृति, पुरानी बातें याद आ रही हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में उसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार करार, सदृश वह खिसका। कि वह जो था, किसान जो था, वह क्या था? पहले स्वाधीन किसान था, यानी कि आज़ादी का जीवन जीने वाला किसान था। आराम से अपनी फसलें उगाता था और बढ़िया ही आराम से अपना जीवन यापन करता था, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। कि उसकी आंखों में क्या था? अभिमान था, घमंड नहीं था। बेटा, घमंड और अभिमान में अंतर होता है। अभिमान वो होता है कि जो व्यक्ति अपने बलबूते पे कोई कार्य करता है, किसी के आगे झुकता नहीं है, स्वाभिमान से जो जीवन व्यतीत करता है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि वह कैसा किसान था? स्वाभिमानी किसान था। उसके मन के अंदर, उसके अंदर क्या भरा हुआ था? अभिमान भरा हुआ था। आज छोड़ उसे मझधार आज, यानी कि संसार ने किसान को क्या कर दिया है? आज सम्मान देना समाप्त कर दिया है और उसका साथ देना उन्होंने पूर्ण रूप से क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। किसका? किसान का। जो स्वाभिमान, जो अभिमान किसान का था, वो अब क्या हो गया है? समाप्त सा हो गया है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि हम जैसे लोगों ने क्या कर दिया है? किसान को सम्मान देना समाप्त कर दिया है, जिसके कारण से कि वह एक तरह से क्या हो गया है? निस्सहाय सा हो गया है। लहराते हुए खेत दुर्गों में हुआ बेदखल वह, अब जिससे हंसते थे उस जीवन के हरियाली उसके तन तन से। अब इसके अंदर बताता हुआ कह रहा है, उसको एक किसान है, हम दो रूपों में इसमें लेते हैं कि देखिए, एक तो इसमें किसान की व्यथा के बारे में बताया गया है कि संसार जो है, दुनिया ने किस तरह से किसान को भुला दिया है, उसके कार्यों को भुला दिया है
और यहाँ पर दूसरे रूप में लेते हैं कि एक किसान है जो कि किसान को अपनी पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी बातें याद आ रही है कि वो पहले क्या था, एक बिल्कुल स्वतंत्र किसान था, अभिमान उसके अंदर भरा हुआ था, उसके दूर तक लहराते बहुत बड़े बड़े क्या थे, खेत थे, जो उसकी आंखों, जब वो अपनी आंखों से देखता था तो बहुत दूर दूर तक उसके खेत उसको दिखाई देते थे। और अब उनके खेतों से उसको क्या कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है, अर्थात वो जो खेत थे जो कि किसान के पास में थे, किसान के खुद की अमानत थी, उसको जमींदार और जो सूदखोरों ने क्या कर लिया, उससे छीन लिया। अर्थात हम प्राचीन काल के अंदर पहले क्या होता था बेटा, किसान थोड़ा बहुत कर्जा ले लेता था, पैसा लेता था, तो जमींदार क्या करते थे, उस पर ब्याज पे ब्याज चढ़ा के और उसकी जो जमीन थी, जमीन जायदाद, उसके जो कुछ भी उसके पास होता था वह उसको हड़प लेते थे। तो ऐसा ही उस किसान के साथ में हुआ कि उसके पास में अपने खुद के खेत थे और उसका जीवन जो था बड़ा ही आनंदमय जीवन था। लेकिन जमींदार और सूदखोरों ने क्या किया, उस पर अत्याचार किए और जो उसकी ज़मीन थी, जो उसके खेत थे, उसको उन्होंने क्या कर लिया, उससे छीन लिया। आंखों में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब उसके एक पुत्र था किसान के, जिस पुत्र ने क्या किया था, जमींदार और जो सूदखोर थे उनका विरोध किया था कि वो जो कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जो जमींदार और सूदखोरों के जो लोग थे, जो उन्होंने क्या किया था, उसके पुत्र को लाठियों से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। किसने, जमींदार के और सूदखोरों के आदमियों ने क्या किया था, किसान के जो बेटा था उस बेटे ने जब इसका विरोध किया, जब उस पर अत्याचार हुआ, जब उसने विरोध किया तो उन लोगों ने उसके किसान के बेटे को क्या कर दिया, लाठियों से मारकर उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और अब रह रहकर जो किसान है उस किसान को अपना बेटा क्या कर रहा है, याद आ रहा है कि उसका बेटे की किस तरह से जमींदारों ने हत्या, जमींदार के और सूदखोरों के लोगों ने उसकी लाठियों से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आगे और देखो उसकी पीड़ा के बारे में जानते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहकर आंखों में चुपती वह कुर हुई बरधो कोई जोड़ी। अब उसके बाद में कवि इसमें वर्णन करते हुए कह रहे हैं सुमित्रानंद पंत कि उसके जो परिवार था, घर था, उस घर को भी उन्होंने, जमींदारों ने क्या कर दिया, उसको छीन लिया। अर्थात उसने कुछ कर्जा लिया था, वह कर्जा नहीं चुका पाया, ब्याज नहीं चुका पाया, जिसके कारण से उसका घर द्वार भी उन्होंने क्या कर दिया, उस किसान से उन्होंने छीन लिया। और महाजन ने ब्याज की कौड़ी भी उसके पास में नहीं छोड़ी, अपने ब्याज को वसूली के लिए उसने उसका घर जो था, उस घर को उसने अपने अधीन कर लिया। और उसकी जो बैलों की जोड़ी थी, जो कि उसको जान से भी प्यारी थी, उस बैलों की जोड़ी को भी जो जमींदार है वह क्या कर दिया, खोलकर लेकर चला गया। जो बैल होते हैं वह किसान की क्या होती है, धरोहर होती है ना, उसके बिना वो कृषि कैसे करेगा, कैसे खेत जोतेगा। तो जो जमींदार थे, उस जमींदार ने उसकी जो बैलों की जोड़ी थी, उस बैलों की जोड़ी को भी क्या कर गया, वो उसको उससे छीन कर लेकर चला गया। उजड़ी उसकी सिवा किसे 5 दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब उसके बाद में कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जो किसान है, किसान के पास में एक गाय थी जिसका नाम था उजरी। क्या नाम था उसका, उजरी नाम था। कि वह इतनी प्यारी गाय थी, सफ़ेद रंग की गाय थी, जो कि किसान जो था, किसान को ही अपने पास में आने देती थी दूध दुहाने के लिए। बाकी इसके अलावा कोई भी उसके पास में जाता था तो वह उसको लात मार के भगा देती थी। तो वह बड़ी ही प्यारी थी, उसको भी क्या कर दिया, उसने वहाँ से लेकर चला गया। और जो किसान की जो परिवार है, सुख की जो खेती थी, सुख भरा हुआ जो परिवार था, वह पूरा क्या हो गया, नष्ट हो गया। बिना दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भरी, देख रेख के बिना दूध मुई बेटियां 2 दिन बाद मर गई। अब उसके बाद में उसको अपनी पत्नी की याद आती है कि बिना
वही उसका घर परिवार सब कुछ घर था वह बिक चुका, उसकी गाय उससे बिछड़ चुकी, उसके बैलों की जोड़ी उसके पास में से निकल चुकी और उसके पास में कुछ पैसा नहीं है, कुछ उस पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो जो उसकी पत्नी है वह क्या हो गई, बीमार हो गई और बीमारी के कारण वह क्या हो गई, स्वर्ग को चली गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसको सही समय पे क्या नहीं मिल पाई, दवाई नहीं मिल पाई। और दवाई नहीं मिलेगी बीमार व्यक्ति को तो क्या होगा, व्यक्ति समाप्त होगा ही होगा, तो उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो छोटी सी उसकी एक पुत्री थी जो कि दूध पीने वाली, इतनी छोटी थी कि वह अपनी माँ का दूध पीने वाली थी, वह भी क्या हो गई, उसको दूध नहीं मिला, उसको भी सही पोषण नहीं मिला, जिसके कारण से उसकी पुत्री भी क्या हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब उसके बाद में आगे देखिए, घर में विधवा रही पतु लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातनी, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में एक दिन मरी। अब उसके बाद में बता रहे हैं कि उसके घर के अंदर जो उसका बेटा था, उस बेटे के बारे में अपन ने पढ़ा कि किस तरह से जमींदार और सूदखोरों ने उसकी हत्या कर दी थी लाठियों से मारकर। तो जो उसकी विधवा थी यानी कि जो उसकी पत्नी थी वह क्या थी, उस घर की बहू थी और वह किसके समान थी, लक्ष्मी के समान थी। लेकिन जब उसके पति की हत्या कर दी तो लोगों ने उसको क्या माना कि ये पति की क्या है, हत्यारनी है, यानी इसके कारण इसके पति की मृत्यु हुई है। कि पहले यही होता था कि अगर कुछ भी गलत होता था किसी आदमी के साथ में तो उसकी पत्नी को ही हमेशा कोसा जाता था। तो यहाँ पर भी हमारे समाज की विडंबना है, इस समाज विडंबना के बारे में इसमें बताया गया है कि वैसे जब वो आई थी शादी होकर तो वह लक्ष्मी के समान थी, लेकिन उसके पति की हत्या के बाद में लोगों ने क्या मान लिया था, उसको एक तरीके से पति की हत्यार ने उसको मान लिया था। अब उसके बाद में एक बार क्या किया था, कोतवाल ने उसकी जो बहू थी उस बहू को क्या किया था, कोतवाल के अंदर यानी कि पुलिस थाने में उसको बुला दिया और उसके साथ में गलत व्यवहार किया, उसका अपमान किया, जिस अपमान को वह उसकी जो बहू थी वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। किसकी बहू, किसान की बहू, उसको बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। खैर, पैर की जूती होती जोरू, नहीं सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुतकर सांप लौटते फरते जाती। अब दूसरी बेटा इसके अंदर भी एक नारी के बारे में बताया गया है कि नारी को किसके समान बताया गया है, पैर की जूती के समान बताया गया है। कि एक जिस प्रकार से एक चप्पल टूट जाती है, पैर की जूती टूट जाती है तो हम दूसरी खरीद लेते हैं, तो उसी प्रकार से अगर एक स्त्री मर जाती है तो पुरुष दूसरा विवाह कर लेते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी विवशता है, बहुत बड़ी हमारे समाज की कमी है। अब तो नहीं है पहले की बात बता रही हूँ, पहले के समय में नारी की जो स्थिति थी वह बेटे यही थी कि अगर नारी अगर घर की औरत अगर समाप्त हो जाए, पति की पत्नी खत्म हो जाए तो वह क्या करता था, फौरन से दूसरी शादी कर लेता था। तो इसके अंदर उसी विडंबना के बारे में, हमारे समाज के कुरीति के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो खैर कोई बात नहीं कि पत्नी तो उसकी मर गई थी, कोई बात नहीं, वह तो क्या थी, पैर की जूती के समान थी, अगर वो मर गई तो कोई बात नहीं, मेरा पुत्र अगर जिंदा होता तो क्या होता, वह दूसरा विवाह कर लेता, दूसरी उसकी पत्नी आ जाती, लेकिन मेरा तो क्या हो गया, मेरा तो पुत्री क्या हो गया, समाप्त हो गया। जमींदार और सूदखोरों के जो लोग हैं उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और अपने बेटे को याद कर कर के जो किसान है, और किसान क्या होता है, उसकी छाती पर सांप लौटते हैं, अर्थात उसको बहुत अधिक पीड़ा, बहुत अधिक तकलीफ होती है जब अपने पुत्र, अपने घर वाली, अपने परिवार वालों को जब वो याद करता है कि किस किस तरह से उस पर अत्याचार हुए हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ भय चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। लास्ट में इसमें कवि वर्णन करता हुआ ये कह रहा है कि जब भी उसको अपने पुराने स्मृतियाँ, अपने पुराने सुख की जब उसको याद आती है तो उसके मन के अंदर बड़ी ही एक पीड़ा सी उठती है, जो कि उसको क्या चुभती है, एक चुभन के समान लगती है। यानी नोक होती है ना, वह क्या होती है, पेंसिल की नोक हो या कहीं की भी नोक हो, वह हमें चुभती है। तो उसी प्रकार से जो किसान है, किसान को भी अपने पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी बातें जब याद आती है तो वह उसको क्या करती है, नोक के समान चुभती है, अर्थात उसको पीड़ा प्रदान करती है। तो बहुत अच्छा लेसन था बेटा, जिसके अंदर बताया गया था कि किस तरह से एक किसान है, उस किसान को हमने भुला दिया है, उसके जो एक सम्मान हमें उसको देना चाहिए, वह सम्मान उसको नहीं मिल पा रहा है।
तो उसकी एक व्यथा थी इसके अंदर, कविता के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको अपने आप करने हैं, मैं नहीं बताऊंगी। आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अपने आप करना सीखिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।